अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मन। प्रोग्राम सेहत जिंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और खासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। मुख्तलिफ डिजीज़ में हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते रहते हैं। आज का टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की मौसमी बीमारियों के हवाले से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नथुमल, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। खुशामदीद जनाब। मेहरबानी। और अगली जो मेरी गेस्ट हैं वो भी डॉक्टर है, उनका आपसे तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसर्रर, जो कि मेडिकल और रिसर्च ऑफिसर है हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की। अपनी मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप दोनों की आमद का जनाब बहुत शुक्रिया। अगर हम बात किया, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता किया है, इसकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि तमाम ऑर्गन सही काम करते रहें। और जो हम बड़े लोग हैं, अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम अपने तकलीफ को बता देते हैं डॉक्टर को कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर न्यू बॉर्न बेबीज, तो वो नहीं बता सकते। उनके लिए वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि आया उनके बच्चे को क्या तकलीफ हो और किस डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर नथुमल, आपसे बात का इब्तिदा करूंगी कि आज हम बच्चों की मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों पर बात करें, क्योंकि अभी सर्दी का सीजन शुरू होने वाला है और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। मुझे ये बताइए कि आजकल आपके पास कौन से बच्चे किन कंप्लेन के साथ आ रहे हैं? थैंक यू सादिया, आपने यहाँ पे इन्वॉल्व किया मुझे। बेसिकली मौसम के साथ मौसम चेंज होने से जो अभी जैसे वेदर जो आ रहा है सर्दियों का, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 4-5 चीजें आते हैं, जिसमें नाक है, गला है, सीना है और कान है। तो उसमें नज़ले से कहानी शुरू होती है। 2-3 दिन नज़ला चलता है, फिर खांसी होती है, नज़ला पीछे गले पे गिरता है, गला इन्फ्लेम्ड होता है, इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, कान बहते हैं और उसके साथ सीने की इन्वॉल्वमेंट होती जाती है, जिसकी वजह से खांसी वगैरह होती है। वायरल होता है तो उसको मेडिकल में ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं, या उर्फ आम में जैसे हर बंदे को पता है कि नमूनिया शमूनिया हो गया है इसको, जिसमें पसली का चलना, सीने की रफ्तार तेज होना, सांस की बुखार का आना, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। दूसरा, हमारे पास बड़ा जंग का पेशेंट जो है वो हमारे पास एलर्जीज का जो बढ़ रहा है डे बाय डे हर साल में आ रहा है, जिसको एल्थमा कहा जाता है, दमा कहा जाता है, सांस की एलर्जी कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने एस्थमा या दमे की बात की, तो क्या ये बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है या मौसम या एज के साथ साथ कोई इसके अंदर तकलीफ आती है? बेसिकली ये मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल मकसद इसका एक आध वजूहत नहीं है। यस, खानदानी है, खानदानी का टेंडेंसी होना, वालिदैन में होना, भाइयों में होना, उनमें से होता है। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल मकसद है कि ये जो हमारे एक तो वो ग्रुप है जो इस्लामाबाद है, जहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जैसे पोलन है, वहाँ पे पौधे होते हैं जिनके वो पोलन वो उस तरह की चीजें होती है। मगर हमारे पास जो कराची वाला, जो सिंध वाला इलाका, स्पेशली कराची की बात की जाए, जिसमें इन्वायरमेंटल गर्दो गुबार है, ट्रैफिक है, शोर है, मट्टी है, हर रोड खुला हुआ है, उसका मट्टी उड़ रही है, ट्रैफिक अपनी जगह पे है ही है, फैक्ट्री अपनी जगह, ये पोल्यूशन वगैरह ये होना एक बहुत ही जो चीजें हैं, एयर पोल्यूशन जिसमें कह लें, और हमारे पास वेंटिलेशन का घरों में ना होना, घरों में वो हाइजेनिक मेयर्स नहीं करना, जिसकी वजह से चीजें बेहतर हो सकती है, उससे एलर्जीज जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बच्चों में आजकल के जो अमराज फैल रहे हैं, वालिदैन को चाहिए कि उसको तवज्जो से देखें और सुने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि आपका ताल्लुक हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से। मुझे एक बात बताइए कि आप कब से इस इंटरनेशनल हेल्प ट्रस्ट के साथ वाबस्ता, और साथ में ये कितना अर्सा हो गया इस इदारे को बने हुए? मुझे 2 साल होने को आए हैं और इसकी बुनियाद 1994 में रखी गई थी। अच्छा। आरिफ साहब ने रखी थी अपने चंद दोस्तों के साथ। फिर इसे रजिस्टर किया गया 1997 में। अच्छा। और उस वक्त ये छोटे मोटे काम शुरू किए इन्होंने, फलाही काम, बच्चों की शादियाँ, पानी पहुँचाना, ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इस तरह के काम थे। जो आप ये मुख्तलिफ काम तो चले, इस बारे में हम डिटेल से पूछेंगे। मुझे एक बात बताइए कि मेडिकल की फील्ड का मेन यूनिट कौन सा है जो कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट लोगों को फराहम कर रहा है? ये 2012 में बना था और थैलेसीमिया सेंटर जो है ये इस वक्त गुलिस्तान जौहर में है, ठीक है, 13 में। और इससे पहले ये शुरू हुआ था गुलशन इकबाल में सेंटर था, फिर ये सेंटर गया है 2012 के बाद बहादुराबाद, और उसके बाद ये यहाँ आया है गुलिस्तान जौहर में। ये पिछले 6-7 सालों से यही है। अच्छा, तो और इसके साथ जो आपने थैलेसीमिया की बात की, तो थैलेसीमिया के कितने बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हैं? 300 प्लस।
300+। ठीक है, चलें इस बारे में आपसे डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि हम चूंकि मौसमी बीमारियों पे बात करें, मौसमी बीमारियों की तो बात जो कि वालिदैन देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जो वालिदैन को जानना जरूरी है। जैसे आज के हवाले से अगर हम बात करें कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में नॉर्मली कौन सी कंप्लेन आती हैं जो कि वालिदैन आपके पास लेके आते हैं? बेसिकली इस पैदाइश से थोड़ा सा मैं और अर्लियर शुरू करूंगा आपकी इजाजत से। बेसिकली देखें, एक आपको मिसाल देने की हद तक बात करें, आप गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी में आपको एक पीरियोडिकली चेकअप होता है जिसमें आपका गियर ऑयल बदली होगा, इंजन ऑयल बदली होगा, टायर बदली होगा, इस तरह से। तो हमें हमारा इशू ये है कि बेसिक इशू यही है कि हमारे पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि जब एक बच्चा आता है कि बच्चे की भी मेंटेनेंस चाहिए। उस मेंटेनेंस के हवाले से वो बच्चों को ले ही नहीं आते। क्या कहते हैं, हम जब उनसे पूछते हैं 5-6 महीने पे ले आते हैं, वजन 3 किलो। अल्लाह का शुक्र है कोई कंप्लेन नहीं थी। पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे को अगर नजला, खांसी, उल्टी, बुखार, झटका आता है तो डॉक्टर के पास जाना है, वरना नहीं जाना है। अच्छा। जहाँ से आप स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदाइश पे आपने उसको दिखा दिया, 4-5 दिन के बाद दिखाना है। कहीं कहीं बच्चों को पीलिया विलिया होता है तो हमारे पास जो शुरुआत से प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं तो वो दम दरूद करवा लेते हैं या धूप लगा रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो खुद ब खुद सेल्फ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं सेल्फ रिजॉल्व होते हैं, अपने आप में खुद ठीक होना। अच्छा। वो लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाने का ना होने की वजह से छोटा बच्चा ठीक हो जाए कि कुछ और बच्चे बिगड़ जाते हैं और झटके शुरू होने जाते हैं, फिर आते हैं। तो इस तरह से चेकअप करें, जिसको कहते हैं वेल बेबी क्लिनिक। वेल बेबी क्लिनिक का मकसद बच्चे को 1 महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, 1 साल में 3-4 दफा आपको खाम का मतलब है कि बगैर किसी कंप्लेन के चेकअप कराना है। अच्छा। जैसे उनको पेरेंट्स को हम बता सकेंगे बच्चे की ग्रोथ, जो कि जिस्मानी ग्रोथ है, जहनी ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, ये सारे। एक बच्चा 3 महीने का, 2 महीने का स्माइल करता, उसमें भी एक इमोशन है, उसमें भी एक वैल्यू है, उसमें भी एक एप्रिसिएशन है। उनको अच्छा। आपको कैसे बढ़ाना है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी डाउनलोडिंग होते रहते हैं शुरुआत पहले दिन से। हम समझते हैं कि बच्चे का नहीं, वो आपको जिस्मानी, वो जहनी, वो वाइजनेस, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी माना हर चीज को आपके लिए फॉलो अप को रखें। अच्छा। थोड़ा बहुत रखें तो आपको हर चीज की गाइडेंस प्रोवाइड की जाए वेल बेबी क्लिनिक के हिसाब से, किसी भी अपने नियर बाय डॉक्टर से, फिजिशियन से, जिसे आपको भरोसा हो, जहां पे आपको रीच एक्सेप्टेबल हो, वहां पे दिखाएं जरूर। तो दिखाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चा सही ग्रो करे। क्यों? जो मेन फोकस की पॉइंट ये है कि 2 साल तक टिल 2 इयर्स अगर जो भी बच्चा है उसका आप डबल समझ लें। ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, हम हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक के मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज हम बच्चों की मौसमी बीमारियों पर बात कर रहे हैं, ताकि अगर आपका बच्चा किसी भी बीमारी में मुब्तला होता है तो आपको किस डॉक्टर को दिखाना है आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे की बीमारी होने का इंतजार न करें, बल्कि जब आपके यहाँ कोई न्यू बॉर्न पैदा होता है तो उसको वक्तन फवक्तन डॉक्टर से दिखाते रहना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए कि आया उसकी सेहत के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि आपका ताल्लुक हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से और मुख्तलिफ डिजीज पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेन यूनिट आपका चूँकि थैलेसीमिया है। मुझे आप थैलेसीमिया के बारे में बताइए कि ये क्या मर्ज होता है और उसकी क्या अलामत होती है? थैलेसीमिया की अलामतें ये है कि बच्चा आपको पेल नजर आएगा। खून पैदाइश के कितने माह बाद से? ये पैदाइश के फौरन बाद भी पता लगेगा। अच्छा। और 2 साल तक अच्छा भी आपको मालूम हो सकता है। ये ड्यूरेशन है। अच्छा, ठीक है। और इसमें बच्चे को इंतहाई दर्जे की नकाहत होगी और उसका ब्लड नहीं बनना। वो अगर किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा तो वो ब्लड टेस्ट करवाएगा, अगर उसके पास सहूलत है तो वहाँ आके पता चलता है कि हाँ भाई हीमोग्लोबिन बहुत कम। अच्छा, तो ये जो फर्क आप कह रही हैं, तो ये माँ फौरन मतलब बड़ा केयरफुल, वो मतलब क्लियरली महसूस कर लेती है कि बच्चा पीला हो रहा है? नहीं, एकदम से उसको ये नहीं पता लगता। ठीक है ना। एक तो सिर्फ अनीमिया नहीं होता, वो बच्चा बीमार हो रहा है, फीवर आ रहा है। अच्छा। फिर उसको इन्फेक्शन भी हो रहा है, उसके साथ साथ वो डॉक्टर के पास जा रहा है। अच्छा। बच्चा सिर्फ माँ को पीला लगता हो ऐसा बहुत कम हुआ है। वो पहले तो घरेलू टोटके ही करते रहते हैं, इसी वजह से हर बीमारी तूल पकड़ लेती है। सही है। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि बच्चों में पैदाइश के बाद होती है, मुझे
डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये पैदाइशी तौर पे जब बच्चों में मुंतकिल क्या माँ से होती है या ये क्या वजूहत होती है बच्चों में आने की? इसमें दो वजूहत है। 85% ऑफ द केसेस ये बीमारी वालिदैन से आता है। सिर्फ 15% केसेस है जहाँ पे न्यू म्यूटेशन होती है, नए केसेस होते हैं। अच्छा। बुनियादी तौर प्रॉब्लम ये होता है कि वालिदैन में वो साइलेंट होती है, पता नहीं होता उनको। अच्छा। क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट का हमारे पास रवाज नहीं है, दुनिया में वालिदैन का मेजर माइनर का जो सिलसिला है। बच्चे पेरेंट्स माइनर होते हैं, माइनर वालों को कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई उसको इशू नहीं होता, बीमारी नहीं होता, बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। अच्छा। तो वही बात है, हमारे मुआशरे में वही माइंड सेट है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं टेस्ट क्यों कराऊं। एक बार उसकी वजह से जब उनकी फिर कजन मैरिज होने की वजह से खानदानों में बीमारी चलती है, 2 कजन मिल जाते हैं जो कैरियर होते हैं, जो कैरियर होते हैं, जब वो शादी करते हैं तो उनके आने वाली नस्ल जो है वो थैलेसीमिया के साथ पैदा हो जाती है। अगर यही चीज मालूम हो सकती है, कोई मसला नहीं। आपके पड़ोसी मुल्क ईरान ने, सऊदी ने, ओमान ने इस चीज को खत्म कर लिया सिर्फ स्क्रीनिंग के तहत। वहाँ का मौलवी साहब निकाह पढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा। जब तक आपके पास वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो, ठीक है, वो उनका लाजम हो गया। अब उनका कल्चर का हिस्सा हो गई है। दैट्स ऑल एंड दे हैव एलिवेटेड इट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें? हमें भी यही करना है। देखो, मेडिकल बीमारी है ना, क्योरेबल बीमारी है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जैसे ये एनजीओ भी काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हमें एक और पोर्शन है जिसको काम करने की जरूरत है, वो है हमारे मजहबी हजरात। वो आपस में ये कर ले कि इस मुल्क में मैं कोई निकाह ही नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा। जब तक जो है वो थैलेसीमिया की मुझे टेस्ट सामने नहीं होगी। दूसरा, स्टेट पॉलिसी लाए कि मौलवी को अंदर कर देंगे सही अगर उसने निकाह पढ़ा है। एक बीमारी से बचाना है, जान जो है एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाती है, कितनी तकलीफ दे प्रोसीजर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या मरना है। देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पहले 8-10 साल में मरते थे, अब ब्लड वगैरह लगने की वजह से 12, 15, 18, 99%। अच्छा। 99% बच्चे, आई विल प्रूव इट, क्योंकि हम तो एकेडमिक में बैठे हुए ना। क्योंकि खाली ब्लड लगाना एक इलाज नहीं है। सही। उसका चिलेशन थेरेपी होना, उसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होना, उसकी फिजिकल, उसकी इमोशनल, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स नॉट पॉसिबल। हमारे पास ब्लड देने के लिए औसतन उम्र इन बच्चों की कितनी तक? औसतन उम्र जो हमारे मुल्क में 12 साल है। 12 साल। दुनिया में 40 से 45 वाले भी रजिस्टर्ड हैं जो 45 साल पे जिंदा होते हैं। हमारे पास, क्योंकि हम जो पब्लिक सेक्टर में काम करें ना, हमें पता है 12, 10, 12, 8 मैक्सिमम 12, 13 पे खत्म हो जाते हैं। दरअसल ये जो बात हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत में देखें, इस मर्ज पे काबू पाने के लिए जरूरी है कि जो हमारी हुकूमत ने हमारे लिए कानून बनाए उस पर अमल करें। हम अपने हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे तो उस वक्त तक इस मर्ज पे काबू नहीं पाया जा सकता। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें बगैर किसी शर्म के। और ये अगर किसी आने वाली जान को बचाने के लिए आपको करना पड़े तो जरूरी है कि इससे पहले कि पता चल जाए कि आया मदर या फादर या जिन लड़का या लड़की की शादी हो रही है, अगर वो थैलेसीमिया माइनर या मेजर के मरीज है तो वो आपस में रिश्ता ना करें, वरना आने वाली औलाद इस तकलीफ का शिकार हो जाएगी। तो इस मर्ज को हमें अगर खत्म करना है अपने मुल्क से तो इस चीज पर अमल करना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताइए कि हम चूंकि मुख्तलिफ बीमारियों पर बात कर रहे हैं कि आप जो बता रहे थे अभी के वेल बेबी क्लिनिक, और इसके अलावा इसके हवाले से कि माओ को ये कैसे पता होना चाहिए कि उनको फीडिंग, बच्चों को अच्छा मतलब खाना पीना कैसे करना है, कौन सी गजाएं देनी है, कौन सी गजाएं किस मंथ से देनी है, बेसिकली देखें, कोई भी चीजें हम एक दिन में नहीं सिखा सकते। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना। पहले बच्चे को पहले बच्चा माँ के दूध पे होता है। माँ के दूध के लिए 8 पॉइंट्स होती हैं अगर प्रोफेशनल नीचे आ जाए। एक को कहते हैं अटैचमेंट, दूसरे को कहते हैं पोजीशन। 4 अटैचमेंट की चीजें होती है, 4 पोजीशन की होती है। अगर मदर को सही तरीके से हैंडल करके बच्चे को पिलाने की तरीका आ गया तो बच्चा पीसफुली दूध पी सकते हैं, उसको तकलीफ नहीं होगा। जब वो तरीका नहीं आता तो माँ दूध पिलाती सही तरह नहीं थी, उसको घुटन होती है, नाक टच हो जाती है, ब्रेस्ट से सांस ले नहीं सकता, बच्चा छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद रोता है तो माँ कहता है भूखा है, मेरा दूध कंप्लीट नहीं है, मुझे दूध आता नहीं है, मेरे दूध से पेट भरता नहीं है, डब्बे पे लगा देती है। अब डब्बे पे लगाती है तो डब्बा अनफॉर्चुनेटली जो भी कंपनीज हैं फार्मूला मिल्क बनाने वाले वो उसको टेस्टी बनाते हैं। इंसान जो है बजाते बाय डिफॉल्ट उसको ईज पसंद है। जब वो डब्बे का दूध पीता है फिर माँ के दूध पे आता ही नहीं है। तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? जब वेल बेबी पे आएगा तो उनको वो चीजें सिखाई जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, कुछ रिकमेंडेशन है जो स्टेब्लिश हो चुकी है। उसमें क्या है, विटामिन डी का ड्रॉप दिया जाता है पहले
बर्थ से, उसको चलाते 2 महीने के बाद जिंक की सप्लीमेंट दी जाती है, 3 महीने पे आयरन सप्लीमेंट दी जाती है, 4, 4.5, 5 महीने के बच्चे का वजन देखते हुए उनको 6 महीने के बाद ऊपर की गिजा देते हैं अगर चीजें सब ओके जा रही है। अच्छा। अगर ओके नहीं जा रही होती तो 4 महीने पे ऊपर की गिजा जैसे केला, दही, खिचड़ी वगैरह जिसको कहते हैं वीनिंग डाइट, वो शुरू किया जाता है कि बच्चे की सेहत फिजिकल वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सही। दूसरी बात, कुछ चीजें होते हैं अर्ली इंडिकेटर फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे बच्चे का गर्दन को ठहराना, वो 4 से 6 हफ्ते पे आ जाता है, अगर नहीं आता तो अर्ली इंडिकेटर्स होता है, डॉक्टर पिक कर लेता है कि ये जो है बच्चे को बजाय नजला खांसी वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर ये बच्चा 3 महीने का होकर गर्दन क्यों नहीं ठहरा है, पकड़ रहा है, तो उसको न्यूरोलॉजिकल वो भी डिजीज को पकड़ में आता है। और डिजीज का रूल है, कोई भी डिजीज है, आप जितना जल्दी पकड़ोगे उतनी जल्दी उसकी ट्रीट होगा, उतने जल्दी। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिकल ही हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा वीक है और इसके मसल्स वीक है, बोन वीक है? एक्चुअली मसला ये है कि ये वीकनेस है, एक फिजिकल वीकनेस है, एक न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, ये सवाई डॉक्टर के कोई नहीं बताएगा, आम बंदा नहीं बता सकता। और उसको फिर उसके हमारे वालिदैन, हम फैमिली ग्राउंड पे रहते हैं, जो घर में मासियां, सासू माँ, ये सारी बताइए बच्चा है, छोटा है, कमजोर है, खिलाओ पिलाओ। अब कुछ चीजें होती हैं वो फिजिकल को न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को सेपरेट सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन कर सकता है, इसलिए दिखाना जरूरी है। अच्छा, आपने एक बात की थी कि माँ को अगर ये अंदाजा नहीं होता कि बच्चे की अगर नाक माँ की बॉडी से टच हो रही है तो वो उसकी सांस रुक रही है, वो नहीं फीड कर पाता, अगर ये तकलीफ हो, सीने में जकड़न हो, नोज उसकी बंद है नजर जुकाम की वजह से या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो क्या करे माँ? अच्छा हाँ, ये दूसरा एस्पेक्ट है, ये वैसे पोजीशन और अटैचमेंट से ताल्लुक नहीं है। वैसे जनरली आप का नजला हो गया, जुकाम हो गया, नाक बंद होगी, नाक बह रही है, उसकी खरखर आवाज आ रही है, बच्चा दूध पी नहीं रहा है। अब देखें उसमें ये होता है जैसे बच्चे को सिंपल प्रॉब्लम सीने से खरखर आ रही होती है अक्सर औकात, मगर बच्चे को सीने का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। होता क्या है, नाक बंद होती है। नाक बंद होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है, नाक बंद मुंह बंद, सांस कहाँ से ले, 2-3 घूंट लेगा, छोड़ देगा, जबरदस्ती माँ पिलाएगी, उल्टी कर लेगा, फिर नाक को खोलना होता है। नाक को खोलने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नेजल ड्रॉप आते हैं, नॉर्मल सिलाइन कहते हैं उसको, वो डालना होता है, नेबुलाइजेशन करना होता है। आजकल नेजल शक्कर आते हैं मार्केट में मिल जाते हैं, वो डाल के जैसे सीक्रेशंस को क्लियर करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे, जितने बच्चा छोटा होता है उसका नोस्ट्रल में नाक के अंदर वाला जो सुराख है वो छोटा होता है, वो छोटा होता है, तो उसमें थोड़ी सी सीक्रेशन होती है, नाक को बंद कर लेती है। तो नाक को बंद को खोल के आप दिलाएंगे तो दूध पी लेगा, खड़खड़ कम हो जाएगी, खांसी कम हो जाएगी, कंफर्टेबल दूध पिएगा, क्योंकि काम करना है, दूध पीना है, काम करना है बच्चे का। काम करने के दौरान हमें सांस लेने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत को मीट तभी कर सकोगे जब नोज आपका ओपन होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि माओ को सेल्फ मेडिकेशन कितनी करनी चाहिए, कि अपनी मर्जी से बच्चों को दवाइयां दे दी या एंटीबायोटिक दे दी? देखो 2 बातें करनी चाहिए मदर को, एक क्योंकि आप जो भी सवाल करोगे एक में अपना एडिशन करूंगा, बिल्कुल ठीक है। उसमें यह है कि माँ की दवा ग़िज़ा है, सही, उसको परहेज से परहेज करना चाहिए, ये बात को नोट करो, परहेज से परहेज करना चाहिए। जैसे एक माँ है, दूध पिलाती है, हमारे कल्चर में चावल है, हमारे कल्चर में दही है, हमारे कल्चर में ये माँ को दाल नहीं खिलानी, चने नहीं खिलाना, हल्दी नहीं खिलाना, दूध नहीं पिलाना, चावल खाएगी, फ्रूट खाएगी, माँ का बच्चे का सीना खराब हो जाएगा, ये सारी फूड टबूज कहते हैं। अच्छा। इसकी वजह से नुकसान बच्चे को होता है। क्यों? क्या माँ जब खाएगी नहीं, ग़िज़ा खाएगी नहीं तो दूध कैसे बनेगा? तो ये थोड़ा सा तो बेसिकली बात ये है अम्मा कि ये भी करती है ना नॉर्मली, जैसे कि एक बच्चे को वही दवाई दे दी तो दूसरे को ये तकलीफ तो वही उसी को दे दी, वही दे दी। इवन प्रिस्क्रिप्शन को संभाल के रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो प्रिस्क्रिप्शन खाली उस बच्चे के लिए नहीं, उस खानदान के लिए होती है। इवन कभी कभार गाँव में भी होती है, दूसरा गाँव वाला आ जाता है, तुम्हारे बच्चे को ये हुआ था, डॉक्टर ने क्या दिया, अच्छा। उसी प्रिस्क्रिप्शन को जो है बाकायदे एक तावीज की तरह चलती है। हाँ। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 2 मैसेज है पेरेंट्स को, आप पेनाडोल दो, कालपोल दो, बुखार के लिए दवाई दे दो, जुलाब उल्टी होता है तो ORS दे दो। सही बात। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर आपके पास रीच में हो दिखा दो, ये 2 चीजें अलोड है आपके पास। सही है जनाब। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, और ये बहुत अहम और नोट करने वाला पॉइंट है कि देखें, अगर आपके बच्चे को किसी को कोई तकलीफ होती है तो वही दवाई दूसरे बच्चे को भी सूट करेगी, जरूरी नहीं। माँ को सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली एंटीबायोटिक से। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एक दफा कंसल्ट कर ले ताकि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। प्रोग्राम सेहत जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज हम बात करें बच्चों की मौसमी बीमारियों पर। डॉक्टर नथु मल्ल और डॉक्टर मुसर्रत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी अपनी स्पेशलिटी के हवाले से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, हम चूंकि थैलेसीमिया भी कंटिन्यू डिफरेंट अंदाज में बात करें। आपके पास जब बहुत सारे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, 300 से अबव आपने बताया, तो ये इन बच्चों का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है पर डे पे कितने बच्चे होते हैं, और ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग बच्चों के लिए?
पर डे ये कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। अब हालात पे भी हैं और किसी को जो दिन अवेलेबल हो 24-25 तक भी होते हैं। अच्छा। कभी 10, 12, 14 तक भी होते हैं, मगर इतने होते हैं ही बच्चे। ठीक है। ठीक है। अब ब्लड का कलेक्शन जो है वो पहले हमारे पास एक अच्छा सोर्स था, हमारे ब्लड हम वहाँ से कलेक्ट करते थे, लेकिन अब वहाँ से डोनेशन अगर हमें कम आ रहा है तो हमारे अपने सेंटर में हमने ये फैसिलिटी दी है कि फैमिली अपने साथ डोनर्स लेके आए। ठीक है, हम खुद भी ब्लड उनको अरेंज कर देते हैं अगर वो उसके पास डोनेशन के लिए डोनर्स मौजूद नहीं है। नहीं, डोनर की बात आप तो कर रही है, देखिए ना, आपके पास तो एक बड़े अमाउंट में ब्लड की जो ना कलेक्शन होनी चाहिए, तो इसके लिए आप ब्लड कैंप्स लगाती है स्कूल में, कॉलेजेस में या डिफरेंट सिटीज में, उस हवाले से मुझे बताएं कैसे कलेक्शन करते हैं। हाँ, इसके लिए हम कैंप्स भी लगाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, और कभी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कोई एक्टिविटी के प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों की तफरी के लिए, वहाँ भी हमने कैंप लगाए हुए होते हैं कि बहुत सारा मैसेज आया हुआ होता है तो वो भी दे देते हैं। मगर हमने अपने सेंटर के अंदर जो बच्चा है जिसे ब्लड लगना है, उनकी फैमिली से कहते हैं कि वो महीने में एटलीस्ट 2 बार डोनर्स लेके आए। अच्छा। तो हमारी लेबोरेटरी में इतनी फैसिलिटीज अब अवेलेबल हैं कि डोनर आया, हमने उसका ब्लड पहले चेक किया कि उसका एचबी वगैरह, हाँ, हाँ। और फिर हमने उसको चेक किया कि ही इज फिट, तो हमने उसका ब्लड लिया और उसकी स्क्रीनिंग हर तरह से जैसे की जाती है कि उसकी कोई डिजीज ना हो पेशेंट को, उससे पहले और बाद में हम इसको क्रॉस मैच करवा के और बच्चे को लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि अब ये वाली बात आई कि ब्लड कलेक्शन कर लिया है जनाब, स्टोर भी है और बहुत सारी डिजीज की स्क्रीनिंग भी जरूरी है। आजकल ये HIV एड्स की न्यूज आ रही है हमारे पाकिस्तान में, काफी शहरों में सुनने में आ रहा है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इन बच्चों को या बाकी लोगों को कैसे बचा सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के अमल से? बेसिकली यही बात जो अभी कही, इसमें लूप होल है। अच्छा। सिंपल इज दैट। स्ट्रिक्ट स्टेरिलाइजेशन कोई इशू नहीं। बात यह कि जो डोनर आ रहा है ना, उस डोनर की आपको देखना है कि इसका डोनर का जो इसका ब्लड है वो पाक है। अच्छा। किससे? HIV से, हेपेटाइटिस B से, C से, उनसे। फिर उसमें होता क्या है पता है क्या है? होता ये कि यहाँ पे कुछ टेस्टें जो करते हैं इनको देखने के लिए कुछ सेंटर से करते ही नहीं है। अच्छा। निग्लिजेंस हो गई। कुछ सेंटर से की मगर वो किट मेथड से की। किट मेथड 40-50 रुपए की आती है। हाँ। वो कभी पिक कर लेती, कभी पिक नहीं करती है। अच्छा। तो उससे एक ज्यादा स्टैंडर्ड वाला है जिसको इलाइजा मेथड कहा जाता है। अगर उस लेवल पे टेस्ट की जाए तो फिर चांसेस बहुत कम है। इसलिए जो स्टैंडर्ड जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ कमीशन के जो लेबोरेटरी रजिस्टर्ड है वहां पे एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के तहत HIV, एड्स, मलेरिया, B, C, अदर वायरस, अच्छा। इनकी उस एक मखसूस इलाइजा मेथड या कुछ मेथड से जो उनको रिकमेंडेड है उसके तहत आपको स्क्रीन करनी है। अगर उस स्क्रीन से नेगेटिव है तो इस ब्लड को आपको आगे फॉरवर्ड करना है, नहीं तो नहीं करना है। और दिस इज द ओनली वे कि जिससे आप कर सकते हो। एक दफा ब्लड किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का आ गया और वो लग गया मीन्स यू कैन नॉट डू, कितने रिवर्सिबल हो गए। अच्छा। और यही रीजन है। ये जो सिंध गवर्नमेंट ने कराची लेवल तक तो काफी कुछ लेबोरेटरी से जिन्स को कंट्रोल किया है, मगर आज भी गले कोचू में, छोटे इलाके में, औरंगी में, कोरंगी में, लांडी में, फलाने में, डमकान में, सेंट्रल कराची को छोड़ के छोटी छोटी इस तरह से आज भी चल रही हैं जहाँ पे ब्लड बैंक के नाम से, जहाँ पे वो स्क्रीनिंग का वो म्यार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह पे कोशिश कर रही है मगर अनफॉर्चुनेटली स्टिल, और बाकी गाँव गोठू में कुछ ऐसी लेबोरेटरीज है जहाँ पे और भी नहीं है, और आप और सूबों में जाओगे तो और भी कम है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है, जो आपने जो HIV की बात की, जो बच्चों में HIV, उसके पीछे रीजन यही है कि उनमें और तो कोई है नहीं इश्यू है उसमें जो है पैरेंटल ट्रांसफ्यूजन। उन ट्रांसफ्यूजन में यूज करना, उसमें 2 बातें हैं। हाँ। या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या जो ये टीके लगाते हैं GPs,
हर मर्ज के लिए टीका, हर मर्ज के लिए टीका। वो टीका डिस्पोजेबल स्टरलाइज नहीं करते। इतनी वेराइटी है। अब क्योंकि हम प्रैक्टिशनर, वी नो दैट एक सिरेंज 1.5 रुपए की मिलती है मार्केट में। कितने की? 1.5 रुपए। और वही स्टैंडर्ड सिरेंज, वही 3 सीसी वाली सिरेंज 22 रुपए की। अब 1.5 रुपए और 22 रुपए में कितना फर्क है? और ये फर्क कहाँ का है? बिल्कुल, ये फर्क स्टरलाइजेशन का ही है। उसको भी हेल्थ के दायरे में लाना चाहिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में अगर इन केस अल्लाह ना करे ये हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको मजीद कितनी पेचीदगियों में मुब्तला कर सकता है, और ये कितना मतलब इनकी लाइफ होगी, ये सरवाइव कर सकेंगे या नहीं? बिल्कुल। एक तो इनका जैसे एलिमेंट था थैलेसीमिया वाले, जिनको रिकरेंट ब्लड लगता है, तो जाहिर बात है जिसको रिकरेंट लगता है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इफेक्ट। एक बंदा है सारा दिन मोटरसाइकिल पे चलता है, बगैर हेलमेट के चलता है, तो ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है। एक कम चल, तो इन दिस सेम वे। तो अब प्रॉब्लम हो गया, HIV किसी बच्चे में चला गया, तो उस HIV की सीक्वेंसेस वही होनी है जो बड़ों में होनी है। अच्छा, नंबर 1 उससे भी ज्यादा होनी है। रीजन ये है कि जो HIV की मेडिकेशन है जो ट्रीटमेंट करने की, वो मेजॉरिटी ऑफ मेडिकेशन बड़ों के लिए 12 साल और उसके आगे वाले बच्चों के लिए, या कुछ मेडिकेशन अवेलेबल है जो 3 से 4 साल के बाद दे सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे की मेडिकेशन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों हाथ पे हाथ देखते रहेंगे एंड चाइल्ड इज गोइंग टू डिटोरिएटेड। तो डेफिनेटली इसमें बच्चों में प्रॉब्लम HIV वगैरह से बड़ों से भी ज्यादा होते हैं, और कॉन्सिक्वेंस यू नो दैट गेट्स अ बैड जी जी बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन ने बात की कि हम जो ये बातें आपको बताते हैं, इसका मकसद ये होता है कि देखें, आप जब भी कभी टेस्ट करवाए तो इस चीज का इत्मीनान कर ले कि जो निडल आपके बच्चे को लगाई जा रही है, चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सूरत में, वो स्टरलाइज होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा मजीद बीमारियों से बच सके, बच्चे के साथ बड़े भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप ब्लड कलेक्शन की बात कर ली और ट्रांसफ्यूजन की सारी बात होगी, मुख्तलिफ शहरों में इस थैलेसीमिया के यूनिट के अलावा भी मुख्तलिफ आप मेडिकल के शोबों में काम कर रही हैं क्या? आप अपने हेल्प के हवाले से मुझे बताएं। मतलब आपका जो इदारा है वो मुख्तलिफ शहरों में किसी और उसमें भी काम कर रहा है मेडिकल की फील्ड में? जैसे मुख्तलिफ आपने भी बताया था कि आई के ऑपरेशंस वगैरह भी। हाँ, हमारे आई के ऑपरेशन वगैरह और पानी का और ये सब कुछ तो है डिफरेंट शहरों में। अभी मानसरा में आई कैटरेक्ट हुआ था। अच्छा। लेकिन थैलेसीमिया जो है वो सिर्फ कराची में। अच्छा, सही, ठीक है। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ये डिजीजेस फैलने का, तो हम जब बच्चों को रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो उनसे यही कहते हैं कि अगर आप गांव से आए हैं और अब पूरी तरह कराची में सेटल हो गए, तो आपने बच्चों को दरमियान में गांव लेके नहीं जाना। अच्छा। क्यों नहीं जाना? गांव इनके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो 1 महीना रुकेगा बच्चा। हाँ। और वहाँ वो कहेंगे हम टेस्ट करवा लेंगे, CBC करवा लेंगे। हाँ। करवा तो लेंगे, वहाँ जो तुम ब्लड लगाओगे वो स्क्रीनिंग शुदा होगा कि नहीं होगा? सही बात है। कल को तुम आओगे फिर यहाँ। हाँ। हमने सारे बच्चे सारे नॉन रिएक्टिव किए हुए, यही 3 डिजीजेस के, BC और HIV। सही। लेकिन वो गांव गया, 1 महीने का कह के गया और 3 महीने रह के आया, उसमें वो 5 दफा ट्रांसफ्यूजन करवा के आया। तो जाहिर सी बात है वो दूसरों भी रिस्क पे आ जाएंगे। वो खोखा नमूने का उनका वो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर और लैब भी। सही। तो जब स्क्रीनिंग वहाँ नहीं हुई, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप वहाँ से बीमारी अल्लाह ना करे ले आओगे, और यहाँ हमारे जो दूसरे सारे बच्चे हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, सब इसका मुतासिर हो। सही सही सही, बिल्कुल सही। तो एहतियात बहुत। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूंकि ये बात कर रहे हैं कि पैदाइश के हवाले से बच्चों की बात करें, अब जब बच्चा एक पैदा हो जाता है तो उसके कुछ महीने बाद उसका दांत निकलने का टाइम शुरू होता है। अम्मा बड़ी परेशान होती है, पता नहीं क्या क्या खिलाती पिलाती है, वो जो नॉर्मली रबर के वो होते हैं वो भी लगाती है। तो आप मुझे बताएं कि उसमें किस तरह? इसमें 4-5 बातें जो हमारी सोसाइटी में कराची में उस पर बात करेंगे। पहली बात तो मैंने पहले जो आपको अर्ज किया है कि हर बच्चे को, हमारी पूरी कौम इस वक्त 70% ऑफ द अवर पाकिस्तान नेशन इज डेफिशिएंट इन द विटामिन डी की डेफिशिएंसी में है। अच्छा। जो बच्चा माँ के पेट से आता है वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। इस वजह से WHO की रिकमेंडेशन है पहले दिन से विटामिन डी देना है। विटामिन डी का रोल, ये दांत आना, हड्डी का ताल्लुक, बैठना, गर्दन पकड़ना, बैठना, चलना, ये सारे विटामिन डी से रिलेटेड है। अच्छा। जब आप उनको विटामिन डी डे 1 से दोगे तो
फिर उस बच्चों में जो अपनी उम्र पे वो उम्र होती है 6 से 7 महीने पे दांत आने, उन बच्चों में आते हैं जो विटामिन डी सप्लीमेंटेड होते हैं। जो सप्लीमेंटेड नहीं होते हैं तो हमारे पास 3-4 मिथ है। मिथ ये है कि बच्चे को मोशन हो गए दांत आ रहे हैं, बच्चे को सीना खराब हो दांत आ रहे हैं, बच्चा बीमार है दांत आ रहे हैं। अच्छा। अरे बाबा ये हर चीज दांत से नहीं होते। दांत आपके कराची में थोड़ी बच्चों को, अंग्रेजों के बच्चों को भी दांत आते हैं या नहीं? तो हर एक को कंसर्न करके चीजों को वो करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दांतों के लिए एक को कुछ गोलियां मिलती है 22, 23, 24, 25 नंबर इस तरह की मिलती है, नाम हम समझ जाएंगे जो पेरेंट्स दे रहे होंगे, तो जिसकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। सीना दर सीना माने मैंने किसी और को कहा, किसी और के कहा, किसी और से क्या चल रहे थे। करोड़ों की बिजनेस है। एक डबिया आती है और करोड़, 1.5, 2 करोड़, 5 करोड़ की जहाँ पे कराची में सेल है। और अच्छा हाँ, कहीं पे भी कहीं डॉक्टर किसी की मैं प्रिस्क्रिप्शन देखूं वो तो मैं उनको कल्पर्ट करूं। ये सारी सोसाइटी का इश्यूज है। वो दे रहे होते हैं काम का, भाई विटामिन डी दो तो दांत आने में आसानी होगी। दांत खाली आना नहीं है, दांत हेल्दी आना है, उसकी साइज अच्छी होनी चाहिए, उसमें कीड़ा नहीं, कच्चा दांत होगा कीड़ा लगेगा, ये वो चीजें होंगी। अच्छा दूसरी बात, अच्छा खाली दांत नहीं आना होता, विटामिन डी का ताल्लुक सीने से है। जो बच्चा, एक बच्चा जिसको नमूनिया हुआ, जो उसके अगर 8 महीने का बच्चा है, उसको 3 दांत है, नमूनिया हुआ है, तो यूजुअली हमने देखा है वो 3 से 4 दिन में ठीक होता है। अच्छा। जिसके दांत नहीं है वो 5 से 6 दिन लगाते हैं, क्योंकि सीने की सीक्रेशन और बलगम की क्लियरेंस में विटामिन डी का, इम्यूनिटी में विटामिन डी का रोल है। तो रिकमेंडेशन की वेल बेबी में हम बात कर चुके हैं। दूसरी बात ये है, बच्चा का देखा 10 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा, दांत नहीं आए, हमारे खानदान में देर से आते। अरे भाई खानदान वही है। दांत निकलने की जैसे स्टैंडर्ड उम्र क्या है? अच्छा 7-8 महीने में आने चाहिए। अच्छा। दांत जो लोग कहते हैं 10, 11, 12 महीने में, हमारे तो बच्चे तो 4-5 महीने से भी दांत निकालने शुरू कर देते हैं। वो वीक होते हैं? नहीं वीक नहीं। देखिए यूजुअली बच्चों की जो नॉर्मल बात करें, नॉर्मल ये है कि अगर 7-8 महीने तक दांत आने चाहिए, 6 महीने पे भी आ सकते हैं अगर उसमें डेफिशिएंसीज नहीं है तो। पर मसला ये है कि हमारे पास 90% बच्चे यहाँ पे जो है वो उनको जो है 10 महीने 11 हम कहते हैं भाई इसके दांत नहीं निकले। नहीं डॉक्टर साहब ये हमारे खानदान में देर से निकले। भाई खानदान तुम्हारा वही है, अवेयरनेस वही है, आपने कभी देखा नहीं, टिक्का नहीं कराया, तो दांत अपने टाइम पे निकलना चाहिए। जब दांत टाइम पे निकलेगा तो बच्चा भी ठीक रहेगा, वो चलेगा भी अपने टाइम पे, खड़ा भी अपने टाइम पे होगा, गर्दन भी अपने टाइम पे पकड़ेगा। तो और उस दांतों के लिए ये मुआफ से और दूसरी बात फिर वो कुछ इस तरह के मुंह में टीथर आते हैं वो देंगे, कुछ इस तरह के ड्रॉप्स आते हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो अनहाइजेनिक होने की वजह से बच्चों को मोशंस वगैरह होने जो होते हैं ना, जैसे दांतों की वजह से मोशन, दांतों की वजह से मोशन नहीं होते, दांतों की वजह से इरिटेशन होती है। इरिटेशन को कम करने के लिए वो टीथर देता है। बच्चा कोई भी चीज लेके मुंह में डालता है, मुंह में डालने से वो इन्फेक्शन जाता है, इन्फेक्शन की रिजल्टिंग में डायरिया वोमिटिंग होता है, जिसको डायरेक्ट समझने उसकी मिथ या उसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी समझने की बजाय लोग उसको ब्लेम करते हैं कि दांत आएंगे तो ये मसला होगा। नहीं, उसको आप प्रॉपर्ली ट्रीट करो, सही नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि ये बात बता रहे हैं कि बच्चे में विटामिन डी की कमी है और मुख्तलिफ चीजों की कमी हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताएं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माँ के अंदर कमी की वजह से बच्चे में आती है या माँ का इसमें रोल नहीं होता, ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली होता है। अच्छा। क्योंकि जो 1000 डेज ऑफ द लाइफ, न्यूट्रिशन का एक बड़ा टॉपिक, 1000 डेज, वो 1000 डेज में इंक्लूडेड डे 1 ऑफ कंसेप्शन, माना माँ जिस दिन हमल हुई है उससे लेके 1 साल तक। 1 साल का मकसद है कि 9 महीने वो हो गए, 2 साल की मैंने आपको बात की, सारी आपकी जिंदगी का आगे का पोटेंशियल सारा वो 1 साल के टाइम पे डिपेंड करता है उसमें, जिसमें एंटीनेटल केयर कहा जाता है। एंटीनेटल केयर ये नहीं है कि आप इवन दुनिया में ये होता है, दुनिया में तो और एडवांसमेंट है, मगर यहाँ पे हमारे पास आज भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ बच्चे होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब है पीछे जो हड्डी होती है खुली होती है, जिसमें एक गोला बना होता है कमर के नीचे, एक गोला जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। वो क्यों होता है पता है? सिंपल फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। और फोलिक एसिड कितने रुपए की गोली है? 1 रुपए की गोली है, जस्ट फॉर द 1 रुपए की गोली है। मगर एंटीनेटल केयर और अवेयरनेस ना होने की वजह से आज भी आप कल भी जिना अस्पताल की जो न्यूरो सर्जिकल वार्ड में जाओ तो आपको कल भी 4-5 बच्चे आएंगे जो कि इस कंप्लेन के साथ आएंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो इट्स जैसे थैलेसीमिया है, प्रिवेंटेबल। ये थैलेसीमिया से बुरा मर्ज है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब पूरा आपका स्पाइन खुला हुआ है, स्पाइन दिमाग है, उसकी कल आपने ऑपरेशन भी कर ली, पाँव काम नहीं करेंगे, पेशाब पोटी पे कंट्रोल नहीं होगा, दिमाग में पानी भर जाएगा, वही उससे थैलेसीमिया से ज्यादा माजूर हो गया। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब इस बात को डिटेल से बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, प्रोग्राम से जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक
ब्रेक के मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में और आज हम बच्चों की डिजीज के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम वो पॉइंट्स आपको आज बताएं जो कि नॉर्मली पेरेंट्स जानते जरूर है पर उनको ये आइडिया नहीं होता कि आया इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, दांत मुख्तलिफ डिजीज की हमने बात कर ली, थैलेसीमिया की बात कर ली, दांत निकाल रहे, सब हो गया, अब बच्चे की हेल्थ के लिए जो माँ को पता है वो भी आपने बताया, आजकल बढ़ते हुए बच्चों में जंक फूड्स खाने का बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बहुत है, क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम अभी एक फाइट मेल न्यूट्रिशन से निकले ही नहीं थे। मेल न्यूट्रिशन मकसद सूखापन, वो तो है ही है, 35% है। हम वी आर सफरिंग, जो एशियन जो लोग है, वी आर सफरिंग फॉर एन अदर प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी बच्चों में। इस वक्त रिकॉर्डेड ओबेसिटी 7 to 10% बच्चों में ओबेसिटी है। ये ओबेसिटी बच्चों की ओबेसिटी का हम फिक्र क्यों है? फिक्र इसलिए कि यही ओबेसिटी साथ में चलेगी। जब साथ में एडल्टहुड में चलेगी तो ओबेसिटी का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है? ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन से, साइकोलॉजिकल ज्वाइंट पेन से। ये अगर बच्चा ओबेसिटी चलती है 7, 8 साल, 10, 11, 12 साल के उम्र में ओबेसिटी आ गई तो ये 70-80% चांसेस है कि रन करती है विथ एडल्ट लाइफ। अच्छा, इस वजह से हम वरीड है। अगर चीज सेटल होने वाली होती तो नो इशू। देन ओबेसिटी का इशू सब लोगों को पता है। सही। और प्रॉब्लम क्या, वही माइंडसेट का। हमारी माएँ चाहती हैं मैं पतली हूँ, बच्चा मेरा मोटा तोला बबलू हो, ठीक है। सही बात उस बबलू के चक्कर में जो ये फिर जंग, एक तो हमारे पास जो फूड का पैटर्न है दुनिया में क्या होता है कि आपकी कैंटीन में भी जो एक रिकमेंडेड फूड के अलावा आप रख नहीं सकते, और डाइट जो आप घर में से भी दे सकते बच्चों को, उसको भी मिस चेक करते कि ये खाना है या नहीं खाना है। इट शुड बी ए हेल्दी डाइट। तो ये डील वाले जो बच्चे हमारे पास पैदा हो रहे हैं ना, डील वाले, पिज्जा डील, फलाना डील, मैकडोनल्ड डील, फलाना डील, झटपट कॉल करो, घर पे खाना डील आ जाता है खाने में, और उसमें सारे हाई कैलोरी। दूसरा ये नीले पीले, ये वो ताकतवर जो टीवी पे दिखाते हुए हैं, वो ये जो आर्टिफिशियल फूड्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल मिल्क आ रहा है, इसका कितने सेहत में किरदार है। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे दूध के डब्बे आते हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जैसे किसी दौर में सिगरेट की चलती, सिगरेट पी के जाज उड़ा रहता था बंदा। तो यहाँ पे ये दूध का गिलास पिला के लम्बा हो रहा है। दूध के डब्बे 3,500, 4,000, 5,000 रुपए के मिलते हैं, लोग ले लेते हैं एक आध डब्बा, पहली जरूरत भी नहीं होती है, अफोर्ड कर नहीं सकते। 20,000 का दूध पाकिस्तानी एक आम मिडिल क्लास बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर होता क्या है कि बच्चा जो घर का दूध पीता है उससे चला जाता है, वो उसी की में लग जाता है। तो भाई कोई भी एडिशनल आप अपने तौर पे ताकत की गिजा समझ के कोई चीज शामिल ना करें। बच्चों की ग्रोथ में 7-8 एलिमेंट्स का रोल है। वो एलिमेंट्स आपको 1,000 रुपए में पूरा हो सकता है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, विटामिन डी है। ये 10 चीजें हैं। अगर 10 चीजें बच्चों को 2 महीने के लिए आप दो, 8 महीने तक उनकी तकरीबन जो ग्रोथ वगैरह सेट रहेगी। फिर वही कह रहा हूँ कि आप खाली सिर्फ वेलो अच्छे के पास फॉलोअप में रखो, 3, 4, 5 महीने के बाद दिखा दो, 2 महीने के लिए 8 एलिमेंट से 15-15 दिन तक ले लो। जो आपको कॉस्टली, इस वक्त महंगाई के दौर में भी 1,000 रुपए से ज्यादा कॉस्ट पे नहीं पड़ते। 1,000 रुपए में आपका बच्चा 6 महीने तक उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी रहेंगी। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि ये बात की कि अभी हम सेहत की बात करें, बीमारियों से बचाने की बात करें, अब ये जो बच्चों की बढ़ती हुई उम्र है इसमें वैक्सीनेशन जो कि एक प्रॉपर उनका कोर्स होता है, इसके अलावा भी दूसरी वैक्सीनेशन होती है जो कि पेरेंट्स को नहीं पता। Exactly. इस बताया बात यह है कि सिंपल यह है कि एक होता है EPI प्रोग्राम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी जरूरी वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए। अच्छा, इसके वो तो है, उस पर कोई दूसरी बात राय नहीं है। उसके अलावा भी अफोर्डिंग है या नहीं है, करो अफोर्डिंग। बच्चे को जूता जो है 2,000 का देने की जगह पे 1,000 का दिला दो। 1,000 रुपए में हेपाटाइटिस A की वैक्सीन लगा दो जो गवर्नमेंट में नहीं है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं है, MMR की वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं है, गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं है। 6-7 वैक्सीन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो कि हमारे पास आज भी उसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। वैसे वालिदैन को ये मालूमात देगा कौन, कैसे होगी? डॉक्टर देगा वेल बींग पे। जब आप बच्चे को जाते हो कि नजला है, खांसी है, गला पसीना खराब है, इसको उल्टी भी हो रही है, मोशन भी हो रही है, तो उसमें बच्चे को 6 दवाइयां तो लिखनी पड़ेगी उन चीजों को ठीक होने के लिए। उनको कहते हैं ठीक हो जाए, फॉलोअप कराओ, फॉलोअप करते नहीं है। फॉलोअप में ये बातें की जाती है। वेल बींग का मतलब है डॉक्टर को बता दिया जाए कि डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, आप इसकी सेहत, जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत,
वैक्सीनेशन, कोई और मशवरा है तो दो, तो ये बातें होंगी। ये तो बिल्कुल भी पेरेंट्स नहीं समझते। हाँ, इवन हम अगर बताते भी हैं तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा। भाई इनको जरूरत है। इवन जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक आपको और बात बता दूं, हाजी साहब जाते हैं ना, हाजी साहब है, हाजी में एक रिकमेंडेड है कि आपको गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगा के जानी है। हाँ। पर हमारे एजेंट हजरात पैसे बटोर लेते हैं, झूठा मूठा ठप्पा लगा लेते हैं। हाँ। कि आज ही सब जो है गर्दन तो बुखार है, कोई 10% लगाते हैं, 90% को लगती ही नहीं है। तो ये जो सारी कौम की जो माइंडसेट कह लें, करप्शन कह लें, जो है इसको सीख करना पड़ेगा। जो सुन रहे हैं, जो बात को समझ रहे हैं, वो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से रिव्यू करें। जो 6-7 बीमारियों के जो वैक्सीन है वो आप लगाएं। जैसे आज के लड़कियों में HPV एक वैक्सीन आई है नई, जो 10, 11, 12 साल की लड़कियों को लगती है। वो उनको सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन कैंसरों से बचाती है आगे जाके। इसका असर ऐसे नहीं है कि एक दो बच्चों के लिए है, ये असर उनकी जिंदगी में बड़े होके भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को, काफी लोगों को ये पता ही नहीं, जैसे एक बच्चा बंदा है डायबिटीज का है, 60 साल का बंदा है, डायबिटीज वाले बंदे को भी वैक्सीन पिरवनार की, नमूनिया की वैक्सीन लगानी है, रिकमेंडेड है, जरूरत है। वो इन्फेक्शन होते हैं, ऑल ऑफ सडन कहते हैं डायबिटीज का बंदा था, शुगर थी और तो कोई मसला नहीं, नमूनिया हो गया, खत्म हो, बंदा मर गया या आईसीयू में चला गया। अगर वही वैक्सीन लगाते हैं 2-3 हजार रुपए की प्राइवेट में लेके, ठीक है, हम ये नहीं कहते हम, यानी कि वो जो वैक्सीनेशन के कोर्स है और डिफरेंट वैक्सीन है, तो ये हमारी एडल्ट एज तक और ओल्ड एज तक काम करेगी। बिल्कुल है। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड आपको मुझे नहीं हो सकता क्या? क्योंकि टाइफाइड एक पानी से होता है, ये पानी आप में बच्चा सेम पी रहा है, तो अच्छा लोगों की ये जहन माइंड सेट है कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए होते हैं। नो, जो प्रॉब्लम्स है, जो टाइफाइड है, हेपाटाइटिस है, मम्प्स है, गर्दन तोड़ बुखार है, जो बड़े एडल्ट एज में जो बंदे स्टीरॉइड पे हैं, जो बंदे नमूनिया की ट्रीटमेंट पे, जो एज्मा वाले हैं, जो डायबिटीज वाले हैं, जिनकी उम्र 60 साल से बड़े, उन सबको फ्लू की वैक्सीन, नमूनिया, हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करें, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केटिंग फॉर एनीथिंग, बट इट इज अ रिकमेंडेड। आप अपने फिजिशियन से पूछो कि मैं 50 साल का हूँ या 55 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, मुझे किसी वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है। सही बात, सिंपल। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, ये तो अब हमारा टाइम तकरीबन इख्तिताम की तरफ है। मुझे एक बात बता दीजिए, कुछ मिनट्स हमारे पास मौजूद है, ऑटिज्म का मर्ज बड़ा देखने में आ रहा है बच्चों में। अब मिनट आपके पास कुछ है तो मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। हाँ। पहली बात तो यह है कि जब भी आप बच्चे की कुछ एबनॉर्मल महसूस करें, क्या एबनॉर्मल, अगर बच्चा ज्यादा नीचे उत्प्लान कर रहा है, एक तरफ सुन बैठा हुआ है, एक ही खिलौनों से खेल रहा है, और अपने किसी टाइम सुनता है, किसी टाइम नहीं सुनता है, मतलब आवाज देता है, किसी टाइम लिफ्ट कराता है, एक कोने में पड़ा रहता है, 1.5-2 साल का हो रहा है, बोल नहीं रहा है, ऐसी कोई भी अलामत हो, एक दफा बच्चे के डॉक्टर को पूछो कि इसमें कोई खुदा न खासा बिहेवियरल प्रॉब्लम, कोई जिस्मानी नहीं, ज़हनी, दिमागी नहीं, मेंटल फिटनेस, ज़हनी, नफ्सियाती बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहते हैं, उससे एक शर्माओ मत। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बच्चा पागल है, ठीक है, लोगों का ये प्रॉब्लम, हमें कैसे कहूँ कि बच्चा, डॉक्टर कहेगा पागल तो नहीं है ना, पागल नहीं है ये कुछ ज़हनी, जैसे नफ्सियाती प्रॉब्लम बड़ों में होता है, इस तरह से नफ्सियाती प्रॉब्लम वक्त के साथ बच्चों में भी बढ़ रहा है। नॉर्मली पेरेंट्स ये नहीं कहते कि बच्चा है छोटा है, भी बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, टाइम का। अगर आपने बिहेवियरल प्रॉब्लम 3 ईयर से पहले डायग्नोज कर लिया तो उसकी प्रोग्नोसिस, मकसद उसकी आगे वाली जिंदगी पे बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अगर जैसे ही टाइम गुजर गया तो चीजें वही बात है, जो भी डिजीज आप जितना देर करते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है। अच्छा, वो जो बच्चे कुछ जो होते हैं बिल्कुल अकेले अलग थलग खेलते हैं, अलग रहते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं लगती, तो वो नॉर्मल है? बेसिकली ये प्रॉब्लम्स कुछ साल से हमारे मतलब पेरेंट्स क्या कौन सी चीजें नोट करें? बस ये करें, अगर बच्चे की उम्र 1.5-2 साल से बड़ा हो गया, बोल नहीं रहा है, सही, किसी का अपने ध्यान में गुम रहता है, एक ही खिलौने के साथ मिलता है, 1 मिनट भी किसी जगह पे बैठता नहीं है, उछल कूदल करता है, बगैर सेंस के जंप लगा देता है, हाँ, ठीक है, एक कहीं पे उसको सेंस ही नहीं हुआ कि इसमें मैं जो है चोट लग सकती है, हाँ। या जब भी आपको वो ऐसा फील हो हाँ। कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, एक बात में अगर बात की जाए कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, हाँ। तो उस बात पे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात पे थोड़ा कंसर्न कर लें कि थोड़ा इसको आप असेस कर लें कि इज गोइंग नॉर्मली और नॉट नॉर्मल। यानी कि अगर 3 साल से पहले ये असेसमेंट हो गई और माँ ने जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट या किसी भी न्यूरोलॉजिकल कहीं से लिया, मतलब वो सेट हो जाएगा। हमारा मकसद अवेयरनेस है। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, बस लास्ट 1 मिनट मैसेज आप लोग प्लीज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से बच्चों की?
कि आप दूसरों से एक मशवरा लेने से बेहतर है कि सेटअप पे जाएं, क्लिनिक पे जाएं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं तो बेहतर क्लिनिक पे, और मेरा कहना है पेडियाट्रिशियन के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास हर चीज की इतनी डिटेल नहीं जी जी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत इनिशियली जाइए, अपने बच्चे को ट्रीट करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा बस एक वैसे मिनट सिंपल जल्दी से। यही है कि जब भी आपको बच्चा पैदा करना है, मेहरबानी करके जब तक आपके जेब में 1,00,000-1,50,000 सेविंग नहीं हो, मत करें, मेहरबानी अच्छा करें बस। सही, चले ठीक है। यानी कि बच्चे को स्टार्ट से लेके हेल्थ की उसकी परवाह करें, हाँ, और उसके लिए परवाह के लिए पैसा proper चाहिए, planning आपका करें। स्टेट ठीक है। आपको वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो करें, नहीं तो काम का अपनी जनरेशन को, नस्ल को तबाह ना करें। बस ठीक है जनाब, बेहतरीन। और आप दोनों क्या मत का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमने बात की बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, और मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएं जो कि नॉर्मली पेरेंट्स को मालूम होते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम होता कि आया उनको किस डॉक्टर के पास जाना है। तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और साथ में अपनी सेहत का भी। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी से डॉक्टर सादिया अमीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।